हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज जिस फंगस को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एगेरिकस। एगेरिकस को कॉमनली हम लोग मशरूम्स कहते हैं। मशरूम के नाम से आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। लोगों को मशरूम्स एज वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मशरूम्स दो तरह के होते हैं, एक तो एडिबल मशरूम्स होते हैं या खाद्य छत्रक होते हैं, और दूसरे विषाक्तता वाले या पॉइजनस मशरूम्स होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मशरूम्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि ये पॉइजनस है या एडिबल मशरूम है, तभी उस मशरूम का उपयोग किया जाए। मशरूम्स को खाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। उसका कारण ये है कि मशरूम्स के अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। 21 से 30% तक प्रोटीन्स होती हैं उनमें। और प्रोटीन्स के अलावा इसमें लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिक एसिड और खनिज लवण, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। और उसके साथ साथ फैट कम होता है और स्टार्च भी कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कम होते हैं और प्रोटीन्स एंड मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। इसी कारण डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और हार्ट पेशेंट्स के लिए एगेरिकस खाना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। और जितने भी एडिबल मशरूम्स होते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो या तो गुलाबी होते हैं या फिर पीले रंग के होते हैं। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिबल मशरूम्स। जबकि कुछ का एगेरिकस के स्पीशीज़ या कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। उनके जो स्पोर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट कलर वाले स्पोर्स वाले जो मशरूम्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एमेनेटा फिलॉइडिस, एमेनेटा वायरोसा, रूसुला लैक्टेरियस, बोलिटस। ये कुछ मशरूम्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टडी एगेरिकस, ये हमने थोड़ा सा मशरूम्स के देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से मशरूम्स पॉइजनस हैं और कौन से मशरूम्स खाने वाले हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया। एगेरिकस कि अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो पहली चीज़ फंजाई का किंगडम है। डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, उसके बाद में क्लास है होलोबेसिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर एगेरिकल्स, फैमिली एगेरिकेसी, जीनस इज एगेरिकस, एंड स्पीशीज़ जो कि हम आज पढ़ेंगे वो है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। आपने देखा होगा रेनी सीज़न में कुछ थोड़ी बरसात हो जाती है, उसके बाद आपको मशरूम्स लगे हुए मैदान में दिखाई देते हैं। कई बार लोब्स जो होते हैं या पेड़ वगैरह, पेड़ों के नीचे जो लीफ लिटर होता है, ऊपर वाली जो ह्यूमस सॉइल होती है उसके अंदर भी मशरूम्स, छतरियाँ जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। दीज आर मशरूम्स। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं मशरूम्स का एक मशरूम है जो कि कोई व्यक्ति लिए हुए है, उसमें उसने उसके स्टाइप को हाथ में लिया हुआ है। अब अगर हम देखें कि मशरूम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स में कुछ में तो सिंपल पिट होते हैं लेकिन कुछ के अंदर डॉलीपोर सेप्टम पाया जाता है। जो कोशिकाएं हैं एस्कोमाइसीटीज में हमने पढ़ा था कि सिंपल पोर्स होते हैं, जबकि डॉलीपोर सेप्टम के अंदर डॉलीपोर्स पाए जाते हैं। उसकी स्ट्रक्चर ये है, ये डॉलीपोर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इसमें
एक लेयर होती है उस छेद के जो बीच में छेद होता है उसके चारों तरफ, और ये लेयर जो कहलाती है पेरिंथोसोम. सो प्रेजेंस ऑफ पेरिंथोसोम अराउंड दी pore in the septum called as the डॉलीपोर सेप्टम. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोशिकाओं के बीच के स्ट्रक्चर. अब जहाँ कहीं भी मशरूम लगा होता है तो आप देखेंगे कि एक मशरूम नहीं होता. एक दिन एक मशरूम दिखाई दिया, थोड़े दिनों बाद उसके पास में एक और 2-3 मशरूम्स दिखाई दिए. आपको मशरूम्स लगे हुए हमेशा रिंग्स में दिखाई देंगे. ये आप देख सकते हैं, ये रिंग, ये छोटी छोटी रिंग्स हैं. दूर से ये फोटोग्राफ लिया गया है. जब हम पास से देखते हैं तो ये रिंग्स इस तरीके से दिखाई देती हैं और हमेशा गोले में मशरूम्स उगते हैं. एंड दिस रिंग इज़ नोन एज दी फेयरी रिंग. इसको फेयरी रिंग कहा जाता है. फेयरी रिंग इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है, ये एक मिथ्या धारणा है कि ये जो वलय में वृद्धि कर रहे छत्रक हुए हैं वो परियों को उनके डांस करने का मार्ग बताते हैं कि आसमान से परियां उतरती हैं और वो परियां, ये जो रिंग बनी हुई है इसी रिंग में इस तरीके से वो नृत्य करेंगी. ये एक धारणा है. सो दिस इज़ नोन एज दी फेयरी रिंग. अब क्या होता है कि ये जो मिट्टी के अंदर अचानक से ये छतरी आ कहाँ से जाती है. देखिए क्या होता है कि इनका ओरिजिन होता है बेसिडियोस्पोर्स से. बेसिडियोस्पोर्स ज़मीन में गिरते हैं. 2 तरह के बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, पॉजिटिव तरह के और नेगेटिव तरह के बेसिडियोस्पोर्स. ये बेसिडियोस्पोर्स भूमि के अंदर माइसीलियम बनाते हैं और माइसीलियम बनने के बाद इसमें कोई ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बनते नहीं हैं जैसे कि एंथ्रीडिया और उगोनिया बना करते थे. इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनते. यहाँ पर क्या होता है, सिंस इट इज़ अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स आर सपोज टू बी द मोस्ट एडवांस्ड मेंबर्स जिनके अंदर सेक्सुअलिटी रिड्यूस हो चुकी होती है. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन उनकी नेचर अलग होती है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तरह का माना जाता है क्योंकि उनके बीच में यूनियन हो रहा होता है. इसलिए इन दोनों के बीच में यूनियन होती है. दिस इज़ कॉल्ड एज दी सोमेटोगेमी. और इनके बीच में यूनियन हो जाती है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है. प्राथमिक माइसीलियम जो था बेसिडियोस्पोर से जो बनता था वो प्राइमरी माइसीलियम है. ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये फोटोग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये पॉजिटिव तरह का स्पोर है. ये पॉजिटिव तरह का स्पोर है, ये नेगेटिव तरह का स्पोर है. इन दोनों ने जर्मिनेट करके एक माइसीलियम बनाया और ये माइसीलियम कैसा है, मोनोकैरियोटिक है. एक केंद्रक है इन दोनों माइसीलियम में. पॉजिटिव और नेगेटिव तरह का स्पोर में से जो जर्मिनेशन से माइसीलियम बना, एक में एक न्यूक्लियस है, दूसरी वाले में भी एक न्यूक्लियस है. ये दोनों हाइफी आगे की तरफ बढ़े और एक जगह पर इनका यूनियन हुआ जहाँ पर एक ऐसी कोशिका बन गई जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई थे. अब ये जो कोशिका बन गई, इस कोशिका में
क्या होता है, इस कोशिका में क्लैंप कनेक्शन होता है। क्लैंप कनेक्शन कैसे होते हैं? ये सेल है एपिकल सेल, इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। इसके अंदर आप देखेंगे 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, 1 और 2। इसमें से एक क्लैंप बनना शुरू होता है, टिप से एक क्लैंप बनना शुरू होता है जो कि आगे की तरफ वृद्धि करके इसी सेल में दूसरी जगह आकर के अटैच हो जाता है, इसी सेल में दूसरी जगह अटैच हो जाता है। और इसके जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड करते हैं। देखिए, एक ट्रांसपेरेंट सा, एक वाइट सा न्यूक्लियस है जो डिवाइड करता है, और एक ब्लैक न्यूक्लियस है जो डिवाइड करता है। दिस इज़ द वाइट न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द ब्लैक न्यूक्लियस। इसने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वाइट वाले का एक न्यूक्लियस इस क्लैंप के अंदर ट्रैवल कर गया। आप देख सकते हैं, एक ये न्यूक्लियस है, ये क्लैंप में आ गया, और दूसरा न्यूक्लियस इस तरीके से आ गया। एक तो इसी सेल में रह गया और एक यहाँ आ गया, और इस तरीके से ये क्लैंप आगे वृद्धि करके फिर ये इसने अपना न्यूक्लियस को पास वाली जगह डाल दिया जहाँ पर वो ब्लैक वाला न्यूक्लियस था पहुँच गया था। इस तरीके से एक सेल से 2 सेल की उत्पत्ति हुई, बीच में सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया। एक सेल से 2 सेल की उत्पत्ति हुई, और क्लैंप्स के माध्यम से 1 से 2 कोशिकाएं बन गई, जिसकी प्रत्येक कोशिका में 2-2 केंद्रक हैं। तो इस तरीके का कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि जो कि क्लैंप के माध्यम से होती है, उसको हम कहते हैं, दिस कनेक्शन इज नोन एज क्लैंप कनेक्शन। इसको हम क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। अब क्या होता है कि एगेरिकस में नीचे कैसा माइसीलियम बन गया? डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। ये कहलाता है सेकेंडरी माइसीलियम। 2 न्यूक्लियाई वाला जो एक सेल बनी, ये जो एक सेल बनी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई थे, इस सेल से जो बढ़ने से जो माइसीलियम बना वो कैसा हो गया? सेकेंडरी माइसीलियम, जिसकी प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक थे। अब इस 2 केंद्रक वाली कोशिका से बहुत सारा सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, और उस सेकेंडरी माइसीलियम में एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो इतना बन जाता है कि सेल्स आपस में गुथ करके एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। कहाँ पर? मिट्टी के नीचे तंतु जटा बना लेती हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं राइजोमॉर्फ। ये जो राइजोमॉर्फ है कुछ समय के बाद ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और एक बटन के रूप में ये मिट्टी के ऊपर आ जाती है। जब ये मिट्टी के ऊपर आ जाती है, अल्टीमेटली बनना क्या है? ये बनना है। तो इसमें परिवर्तन इस प्रकार होते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है, इसका नीचे वाला पोर्शन तो लंबाई में वृद्धि करता है, और ऊपर वाला पोर्शन चौड़ाई में वृद्धि करता है। तभी तो ये चीज़ बनेगी। एक बटन स्टेज से ये बनाना है, लास्ट वाली स्टेज बना दी है, तो इसको लंबाई में बढ़ना होगा। लंबाई में बढ़ने से स्टाइप का डेवलपमेंट होता है। पहले ऐसी हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। और जो ऊपर की पाइलियस है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें मशरूम का, तो इसमें जो छतरी है वो तो पाइलियस कहलाती है, और जो स्टॉक है, वृंत है, उसको हम स्टाइप कहते हैं।
और अगर हम इस छतरी को अगर हम पलट के देखें तो वो ऐसी नज़र आती है। इसके अंदर यहाँ पे गिल्स होते हैं, गिल चैम्बर्स होते हैं, और यहाँ पे गोल, ये जो गोल खाली जगह दिखिए, यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे व्रंत लगा हुआ था, जिसको हमने उल्टा किया, व्रंत में से निकाल दिया, तो अंदर पाइलियस जो है वो अंदर से ऐसी दिखाई देती है, जिसमें गिल चैम्बर्स होते हैं। तो इस गिल चैम्बर का विकास कैसे होता है? स्टाइप का विकास तो समझ में आ गया कि लंबाई में बढ़ रहा है वो, और एक लंबी सी स्टाइप बन गई। पाइलियस के विकास के लिए क्या होता है, ये जो मशरूम है इसके अंदर चौड़ाई में वृद्धि होती है, और चौड़ाई में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे गिल चैम्बर्स बन जाते हैं। ये जो छोटी छोटी आई जैसी दिखाई दे रही है, दीज आर दी गिल चैम्बर्स, जिनके अंदर गिल्स विकसित होते हैं। लेकिन ये गिल चैम्बर्स में गिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गिल चैम्बर्स के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कि वेलम बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं वेलम। ये वेलम जो होती है वो इन गिल चैम्बर्स को कवर किए रहती है। अब जैसे जैसे इसकी वृद्धि होती है, जैसे जैसे ये बढ़ता है, तो इसमें वृद्धि हुई यूं चारों तरफ। गिल चैम्बर्स के बाहर क्या थी? वेलम थी। जब गिल चैम्बर्स बढ़ेंगे और ये मशरूम जो कि अभी ऐसा था वो अब ऐसा होता है, छतरी वो ऐसी हो जाती है, तो क्या होता है, इस वेलम के ऊपर एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो झिल्ली टूट जाती है और गिल्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, या गिल्स एयर में डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं, और वेलम का टूटा हुआ हिस्सा जो है वो स्टाइप के ऊपर आकर के चिपक जाता है। तनाव ज़्यादा होने के कारण वेलम टूट जाती है, तो कुछ वेलम तो यहाँ लगी हुई रह जाएगी और कुछ वेलम इस एन्यूलस के फॉर्म में, दिस इज एन्यूलस। आप देखेंगे ये जो एक रिंग चिपकी हुई सी है, ये रिंग है वेलम के टूटे हुए भाग, जिसको कि हम एन्यूलस कहते हैं। सो गिल चैम्बर, एन्यूलस, स्टाइप and pileus, these are the structures of advanced pileus, जो कि मेच्योर पाइलियस होती है। ये कुछ डायग्राम्स हैं। ये स्टाइप का डायग्राम जिसके अंदर मेडुला है, सारी स्यूडोपेरेन्काइमेटस मास ऑफ हाइफी है जो कि मेडुला बनाते हैं, और इसके अंदर बीच में ये स्टाइप वाला पोर्शन है और पाइलियस और गिल। अब एक गिल को, ये जो चीज़ है ना, ये गिल है, इस गिल को हम देखेंगे। इस गिल का अगर हम एनलार्ज्ड व्यू देखें तो वो ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? इसमें 3 पोर्शंस होते हैं। एक तो है ट्रामा वाला पोर्शन, ये पोर्शन, बीच में ट्रामा, उसके बाद सब हाइमनियम, और उसके बाद हाइमनियम वाला पोर्शन। ट्रामा की जो सेल्स होती हैं, दिस इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रामा की जो सेल्स होती हैं वो गिल का मध्य वाला भाग में होती हैं, और कॉम्पैक्ट और अनियमित क्रम में कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं।
और ट्रामा गिल का स्टेराइल वाला क्षेत्र है जो कि बेसिडियोस्पोर्स के फॉर्मेशन में कोई भाग नहीं लेता है। उसके बाद आता है सब हाइमनियम वाला पोर्शन। दिस पोर्शन, ये सब हाइमनियम वाला पोर्शन बना होता है फर्टाइल लेयर्स से, और सब हाइमनियम के जो कवक तंतु जो हैं ये दोनों सतह पे होते हैं, और ये जो आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, ये भी आप देखा जाए तो ये दीज सेल्स लेटर ऑन फॉर्म दी हाइमेनियम वाला पोर्शन। इसको भी हम नॉन फर्टाइल पार्ट कह सकते हैं। ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट होती हैं उन कोशिकाओं में जो कि बाद में जा कर के हाइमेनियम बनाएंगे। तो आइसोडायमेट्रिक सेल्स का मास जो होता है वो सब हाइमेनियम कहलाता है, और ये भी स्टेराइल ही है। ट्रामा भी स्टेराइल है, सब हाइमेनियम भी स्टेराइल है। नाउ कम्स द फर्टाइल पार्ट विच इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिडियम। लंबी लंबी कोशिकाएं बेसिडिया कहलाती हैं, और जिसका सिंगुलर फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो उसको हम बेसिडियम कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका के अंदर कितनी न्यूक्लियाई है? देयर आर 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल। वाई? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी माइसीलियम। ट्रामा के अंदर भी 2 न्यूक्लियाई हैं, सब हाइमनियम की सेल्स में भी 2 न्यूक्लियाई हैं, और बेसिडियम के अंदर भी 2 न्यूक्लियाई हैं। तो सेकेंडरी माइसीलियम से सारी सेल्स बनी है, 2 न्यूक्लियाई डाइकैरियोटिक सेल्स होगी। अब ये बेसिडियम होते हैं, इनके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और ये बेसिडियोस्पोर ही वो स्पोर होते हैं जो कि जब मिट्टी में गिरते हैं तो गिरने के बाद ये प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं, जिसकी प्रत्येक कोशिका में एक एक न्यूक्लियस होता है, जिनका सोमेटोगैमी होती है, और एक डाइकैरियोटिक सेल बनती है जिसमें से क्लैम्प कनेक्शन के माध्यम से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रूटिंग बॉडी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द गिल चैम्बर। नाउ बेसिडियम का परिवर्धन कैसे होता है? अब आप देखेंगे एक सेल होती है बेसिडियम इनिशियल। सबसे पहले जो ऊपर वाली सेल है वो बेसिडियम इनिशियल की तरह से काम करती है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। ये बेसिडियम इनिशियल डिवाइड करती है और एक बायन्यूक्लिएट एपिकल सेल बना लेती है। क्लैम्प कनेक्शन के माध्यम से ही ये विभाजित होती है। अब क्या होता है कि ये ऊपर वाली जो सेल है, इस सेल में दोनों केंद्रक जो हैं, ये और ये केंद्रक, ये संलयित होते हैं और जाइगोट डिप्लॉइड सेल में एक जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड होता है। इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। उसके पश्चात सेकेंड मियोसिस होता है और कितने न्यूक्लियाई बन जाते हैं? 4। ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई। ये 4 न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है, इस बेसिडियम के टिप से 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिनको कि हम स्टेरिगमेटा कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम कहते हैं स्टेरिगमेटा। इन स्टेरिगमेटा के ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पोर जैसी संरचना बन जाती है, और ये 4 न्यूक्लियाई हैं, ये इन स्टेरिगमेटा से होते हुए 4 स्पोर्स में चले जाते हैं। ये जो 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, इनमें से 2 पॉजिटिव तरह के और 2 नेगेटिव तरह के होते हैं। जो केंद्रक बनते हैं 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के बनते हैं।
और ये न्यूक्लियाई इसमें चले जाते हैं स्टेरिगमेटा से होकर के। और इस तरीके से एक बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 2 तो पॉजिटिव स्ट्रेन के और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। अब ये स्पोर्स जो होते हैं ये स्टेरिगमेटा के ऊपर तिरछे लगे हुए होते हैं और एक गोल सी अपेंडेज होती है जो बन जाती है स्टेरिगमेटा के टिप पर, जिसको हम हाइलर अपेंडेज कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज दी हाइलर अपेंडेज। ये हाइलर अपेंडेज है, ये स्पोर है और ये स्टेरिगमेटा। ये देखेंगे आप हाइलर अपेंडेज से जुड़ा हुआ। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइलर अपेंडेज एट द टिप, स्पोर जो होता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। बेसिडिया एसेप्टेट होते हैं। अब ये इनका डिस्पर्जल कैसे होता है कि स्टेरिगमेटा के टिप पर एक ड्रॉप, अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में से एक लिक्विड मैट्रिक्स की ड्रॉप यहाँ बनने लग जाती है, जो कि एक झिल्ली के अंदर होती है और वो ड्रॉप बड़ी होती रहती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी उसके बाद बिकॉज ऑफ द टेंशन ये बर्स्ट हो जाएगी और बर्स्ट होने के बाद ये जो इसके बीच में जो ड्रॉप जो थी वो जब बर्स्ट हो जाती है, पहले आकार में अभिवृद्धि करती है और उसके बाद वो बर्स्ट हो जाती है और स्पोर दूर छिटक के गिर जाते हैं। तो दिस इज़ द मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ बेसिडियोस्पोर्स विद द हेल्प ऑफ लिक्विड ड्रॉप। सो दिस मेथड इज़ नोन एज लिक्विड ड्रॉप मेथड। अब एक मोटा मोटा व्यू हम ले लेते हैं बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट का। मिट्टी के अंदर प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। फिर ये बहुत सारा केंद्रक बनने के बाद राइजोमॉर्फ बनती है। राइजोमॉर्फ फिर मिट्टी के ऊपर निकल आती है एक बटन स्टेज में। बटन स्टेज के बाद में वो लंबाई में बढ़ता है और ऊपर वाला पोर्शन पाइलियस चौड़ाई में बढ़ता है और एक बेसिडियोकार्प बन जाती है, जिसके अंदर की तरफ गिल चैम्बर होता है। उस गिल चैम्बर में बेसिडिया पाए जाते हैं। ट्रामा, सबहाइमनियम और हाइमनियम पोर्शंस होते हैं। हाइमनियम वाले पोर्शन में बेसिडिया पाए जाते हैं। उन बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एगेरिकस। एगेरिकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन वो सिर्फ मिट्टी के अंदर अगर माइसीलियम जो है वो अगर टूट जाता है तो दोनों अलग अलग माइसीलिया, जैसे सपोज़ कर लीजिए घास के अंदर कहीं मशरूम लगा हुआ है और कोई एनिमल उस वाले पोर्शन के ऊपर से होकर के पास हुआ, तो उस गीली घास में उसके जो खुर होते हैं उनके साथ में चिपक करके अगर कोई माइसीलियम का भाग चला जाता है और वो किसी दूसरी जगह पे जाके गिर जाता है, तो वो वहाँ पर एक नया मशरूम की कॉलोनी बना सकता है, एक मशरूम की फेयरी रिंग बना सकता है। सो दिस इज़ द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, कुछ मशरूम्स के अंदर क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। दीज क्लेमाइडोस्पोर्स गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। तो ये इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो उसकी डायकैरियोटिक फेज़ और हैप्लो फेज़ दोनों फेजेस आप देख सकते हैं। हैप्लोफेज सिर्फ बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर के बनने के वक्त होती है, जबकि मियोसिस हो जाता है। रेस्ट ऑफ द स्टेजेस आर बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन तक की। बेसिडियम में मियोसिस स्टार्ट होने से बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन तक की जो स्टेजेस हैं वो तो हैं हैप्लोफेज, जबकि डायकैरियोटाइजेशन के बाद से लेकर के बेसिडियोकार्प बनना
और बेसिडियोकार्प में बेसिडियम के फॉर्मेशन गिल चैम्बर डेवलपमेंट होने तक की स्टेज डायकैरियोफेज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एगेरिकस। थैंक यू and good day.